जिस तरह से हम देख पा रहे हैं अलग अलग जो स्कूलों से जो हैं वो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और बड़ा अच्छा मॉडल था इनका भी। दूसरे स्कूल की बात करेंगे, हमारे साथ एक बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे गांव भी है, कुएं भी है, पानी भी है, सोलर भी है, तो शायद सोलर के ऊपर ये होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांग है। मैं न्यू क्रिस्टेंट सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल का 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मेरे मॉडल का नाम है एम्पावर्ड विलेज अ सेल्फ रिलायंट मॉडल। एम्पावर्ड विलेज मतलब कि जहाँ के लोग दे आर वेल एजुकेटेड अबाउट देयर लाइफस्टाइल, उनको पूरा पता है कि उन्हें डिसीजन लेना आता है अपने बारे में, खुद के लिए स्टैंड लेना आता है। और सेल्फ रिलायंट का मतलब ये है कि जो कम्युनिटी है वो बाहर के सोर्स पर डिपेंड नहीं है अपनी लाइफस्टाइल के लिए। फूड, वाटर, एनर्जी हम सब कुछ खुद से प्रोड्यूस करेंगे। वाटर तो नेचुरल होता है बट फूड और एनर्जी हम खुद से प्रोड्यूस करेंगे और वी विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर आवर सेल्फ। हम किसी आउटसोर्स पे डिपेंड नहीं होंगे। और इस मॉडल को सेल्फ रिलायंट बनाने में जो हमने एनर्जीज का यूज़ किया है वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज़ हमने इसलिए किया है टू गेट द इलेक्ट्रिकल इंडिपेंडेंस। हम आउटसोर्स से एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस करके अपनी कम्युनिटी में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर पाएंगे। और अगली बात आती है बायोगैस एनर्जी की। बायोगैस में हमने क्या किया है, बायोगैस एनर्जी बेसिकली यूज़ फॉर द हीट के लिए हमने इसे यूज़ किया है। तो इसमें जो हीट एनर्जी होगी, जो हीट होगी वो हम खुद से प्रोड्यूस करेंगे रैदर देन यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, एक तो डिफोरेस्टेशन होती है, पेड़ों की जो पेड़ काटते हैं और उससे जो है हमारा इन्वायरमेंट भी काफ़ी हार्म होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो हीट एनर्जी है वो हम खुद से प्रोड्यूस करते हैं। और बाकी आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे आग लग रही है, यहाँ पे कम फ्लेम है ना, यहाँ पे आके ज़्यादा हो रही है फ्लेम, ठीक है। तो ये उसके बाद बायोगैस एनर्जी का ये यूज़ है कि हम जो हाउस होल्ड वर्क में जो हीट एनर्जी के लिए जो बायोगैस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम एक विलेज में रहते हैं, वहाँ पे हमने एनर्जी का यूज़ कर लिया। अब एनर्जी से तो सब कुछ नहीं होगा, कुछ तो हमें खाने के लिए फूड प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने यूज़ किया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सबसे पहला आता है हाइड्रोपोनिक्स। दूसरा आता है एरोपोनिक्स और तीसरा आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमने एक छोटे स्केल में किया है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो लार्ज स्केल में नहीं हो सकती क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और इसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और इसके लिए मिट्टी जो होती है, जो सॉइल होती है, उसको न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए जो सॉइल को है उसको 2 या 3 साल के लिए फ्री छोड़ना पड़ता है। तो उतने टाइम के लिए हम वेट नहीं कर सकते ना, उसकी जगह हमने आधी जगह पे सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, बाकी नॉर्मल जैसे फार्मिंग करते हैं हम लोग वैसे। और इस पर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी बायोगैस से वेस्ट बचेगा, मैन्योर जो बचेगी, वो हम यहाँ पे सोइल में आके यूज कर देंगे। अब अगली बात आती है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स की। हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट यूजिंग ऑफ सोइल। बिना मिट्टी के हम फसलें कैसे उगा सकते हैं। इस पे पहले एक वाटर टैंक है, इसमें केमिकल डाला हुआ है NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। इससे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे वाटर पंप लगा हुआ है, जब हम वाटर पंप को ऑन करते हैं तो पानी यहाँ से ऊपर जाता है और पानी जब ऊपर जाता है तो वो क्रॉप्स को वेल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है जो उसे चाहिए होते हैं। जब यहाँ पे इसका एक एडवांटेज ये है कि जो ये पानी है इसे हम बार बार रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं केमिकल मिला के। इसमें जो केमिकल यूज़ होते हैं 7-9-7 के रेशो से। 7% नाइट्रोजन, 9% पोटेशियम और 7% फॉस्फोरस। उस पर सेम प्रोसीजर इसी पे यूज़ होता है एरोपोनिक्स पे, बट इसे हम वर्टिकल फार्मिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसे पाइप्स में किया जाता है और इसमें सरफेस एरिया हमें ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू हाइड्रोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या होता है कि वो नीचे जो ये जो स्प्रिंकलर अटैच है, इस पे नीचे जो लगे हुए हैं, यहाँ से जो पानी है वो ऊपर आएगा और जो क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाएगा। तो इससे हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक एनिमल हस्बेंड्री बनाई है कि गांव में यहाँ पे खुद मतलब उसमें अपने पशु वगैरह रखे हुए हैं ताकि हमें जो एनिमल की जो प्रोडक्शन है, एग हो गया, मिल्क हो गया, उन सब की एक एक्सेस मिल सके। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मान लो हम एक गांव में रहते हैं, वहाँ पे सभी लोग फार्मिंग कर रहे हैं, सभी की अपनी एनिमल हस्बेंड्री है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा सामान तो बचेगा ना, क्रॉप्स, फूड बचेगा, वो बचेगा। उसके लिए हमने एक बिजनेस मॉडल बनाया है, एक मतलब एक विलेज के लिए। उसमें क्या होगा कि हम बिजनेस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी से। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है हिमाचल प्रदेश एक्ट है 1968 का, अकॉर्डिंग टू विच जो गवर्नमेंट है वो हमें 2 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करवाती है। और एक जो कमेटी बनी है उसे 2 करोड़ तक का लोन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। बाकी जो फंडिंग होगी वो कमेटी की बना के करेंगे हम, एक पूरा ग्रुप। ये जो इतना बड़ा मॉडल है ये अकेले आदमी की तो बस की बात नहीं है, तो इसके लिए हम एक पूरी कमेटी बनाएंगे, वही कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करेगी, मतलब सबकी फंडिंग से। तो जो बाकी फंडिंग चाहिए होगी हम गवर्नमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू लेंगे। इसमें क्या होगा, जो इक्विटी बात आती है, इक्विटी की किसकी कितनी इक्विटी होगी, तो इक्विटी बेस्ड है रॉ मटेरियल के ऊपर, मतलब जितना रॉ मटेरियल जो देगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमारे जो बिजनेस मॉडल है उतनी इक्विटी उसकी होगी।
और बाकी जो फिर इक्विटी सामान बेच के अपने रॉ मटेरियल फूड बेच के जितना हमारा पैसा आएगा दैट विल बी फंड फॉर अ विलेज, और इससे हम लार्ज अमाउंट में पैसा कमा सकते हैं। बाकी हमारा जो मेन मोटिव है वो है एक विलेज को इंडिपेंडेंट बनाना आउटसोर्स से, और लोगों को बताना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को के साथ हम कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। बाकी हमने अपनी विलेज में जो जानवरों से बचने के लिए जो किया है वो सोलर फेंसिंग की हुई है। बाकी उसके आगे हमने एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए एक विंडशील्ड लगाई है अपने विलेज के आगे जो पेड़ों की है। इसमें क्या है, इससे हमारा डस्ट, एक तो सबसे इसे विंडशील्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं आते और इससे एनवायरनमेंट भी क्लीन होता है। और हमारे जो विलेज में जो ग्रीनरी प्रोड्यूस मतलब हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं ग्रीनरी की, जो चल रहा है यहाँ पे ग्रीन प्रोडक्ट ग्रीन ये पेड़ वगैरह लगाए हैं, इसे हम पर्मी कल्चर बोलते हैं। पर्मी कल्चर में क्या होता है कि वी आर प्लांटिंग मोर ग्रीनरी इन आर स्प्रेडिंग ग्रीनरी इन आर एनवायरनमेंट टू मेक इट फ्रेश एंड क्लियर। तो अब उसके बाद बात आती है कि जो हमारे हाउस होल्ड का वाटर है, जो मान लो हम घर में कोई भी बर्तन धोते हैं, जो नहाने का पानी होता है वो सारा हम सीवरेज में फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है, नदी नालों में चला जाता है और उससे पोल्यूशन भी होता है। तो हम उससे क्या करेंगे कि जो हमारा वेस्ट वाटर है, जैसे ये गंदा पानी है, इसको हम अपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये कुछ टाइम बाद यहाँ से नीचे से प्योरीफाई होकर नीचे आ जाएगा। इसे बाकी हम आगे फिर इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल हो जाएगा और बाकी हम इसे आगे वापस से यूज़ कर सकते हैं, फिर से अपने यूज़ में ला सकते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कैसे लिविंग हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात हर कोई करता है पर स्टेप कोई नहीं लेना चाहता। तो वी आर टेकिंग अ स्टेप टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और लोगों को बताने के लिए कि सस्टेनेबल लिविंग के साथ भी हम कितना अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू और सर। ये जिस तरह से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमें लगा, क्योंकि अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो ये काफ़ी वैसे देखने के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे पहाड़ी एरिया की बात हुई है, ये हिमाचल जो हिल एरिया है, ठीक है, तो जो पवन चक्की आपने लगाई है या दूसरे जिस तरह के लगाए गए हवा तूफान भी यहाँ पे होता है, तो उसको कैसे मैनेज करके? हमारा जो मॉडल है वो एकदम फ्लेक्सिबल है। मान लो कहीं पे हवा का प्रेशर कम है, कहीं पे ज़्यादा है, हवा का प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे तो हम विंड मिल लगा देंगे। अब मान लो कहीं जगह पे हवा का प्रेशर बहुत कम है और वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे हम हाइड्रो पावर प्लांट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चाहिए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी ना एनर्जी की प्रोडक्शन करनी है, और मान लो कहीं पानी भी नहीं है और विंड मिल भी नहीं चल रहा, तो वहाँ पे हम बायोगैस के ऊपर भी टरबाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बाकी ये जो एग्रीकल्चर का जो ये है, ये तो कहीं पे भी इंप्लीमेंट हो सकता है। और अगर हिली एरियाज में ये जो एग्रीकल्चर है हम स्टेप फार्मिंग के थ्रू मतलब इंप्लीमेंट करेंगे, और हाइड्रोपोनिक्स तो एक बंद कमरे में भी हो सकती है। इसलिए इसको हम ट्यूबलाइट का यूज करके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करके इसको मतलब सनलाइट के जो सोर्स है उसकी एब्सेंस का जो एब्सेंस में भी हम उसे यूज कर सकते हैं, मतलब ट्यूबलाइट का यूज करके इसे पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा सकते हैं जो रेडिएशन सन से मिलती है। शुक्रिया, थैंक यू। और जिस तरह से अभी लगभग जो है 2 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए, लेकिन 20 प्रोजेक्ट लगभग जिस तरह हमने मालूम किया ये है।